हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवर क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बार बार कमेंट किया, बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो है न्यूमेरिकल पे वीडियो लेके आइए। तो मैं आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल पे वीडियो लेके आ गया हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग क्लास 10 फिजिकल साइंस के न्यूमेरिकल्स लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ में शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को जो है कुछ पे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 8250832952 इस नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, फोन पे या गूगल पे करना है। सिर्फ 15 रुपए आप लोगों को क्या करना है, फोन पे या गूगल पे करना है। क्लास 10 फिजिकल साइंस के न्यूमेरिकल के पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए न्यूमेरिकल जरूरी है तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं जरूरी है, मैं खुद से कर सकता हूं, तो ऑफकोर्स आप खुद से कर सकते हैं। चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये 2020 में आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और एक बात, बहुत से न्यूमेरिकल जो है रिपीट हुआ है, यानी रिपीटेशन देखने को मिला है। तो आप लोगों को जो है, मैं जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा इसको अच्छे से करना है। इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हो आपको उसको करना है। अगर आपसे ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बस डाल देना आप लोगों को, मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा आप लोगों को पीडीएफ में। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस occupies a volume of 273 centimeter cube at STP. At what pressure the above gas will occupy a volume of 300 centimeter cube at 27 degree Celsius. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड मास ऑफ गैस। देखिए कोई गैस है जिसका मास क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 273 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। एट व्हाट प्रेशर, कितने प्रेशर पे, द अबव गैस, जो भी गैस दिया गया है वो गैस विल ऑक्युपाई अ वॉल्यूम ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब। कितने प्रेशर पे वही गैस जो दिया गया है, वही गैस 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पर हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास वॉल्यूम है, और हमारे पास यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, प्रेशर। एसटीपी बोल रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर। कितने प्रेशर पे, यानी कि तीन चीज यहां पर है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीन चीज को लेकर के है। तो देखिए, अगर बॉयल्स लॉ होता, बॉयल्स लॉ यानी बॉयल्स लॉ में बॉयल शब्द आया, बॉयल का मतलब उबालना यानी बॉइलिंग। तो बॉइलिंग के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर, यानी बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, साथ ही साथ मास। और चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर एंड मास। लेकिन जब भी बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में न्यूमेरिकल आएगा तो प्रेशर जो कांस्टेंट है एट कांस्टेंट प्रेशर, चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ, इस तरह से लिखा रहेगा। लेकिन यहां पर जो है वो चीज नहीं दिख रहा है, यानी कि यहां पर जो है ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है। ठीक है, और इस ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो V1 यहां पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 273 सेंटीमीटर क्यूब, आप पढ़ के समझ गए होंगे। ठीक है, मैं भी आपको समझाया। और V2 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 2 300 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, देखिए यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के बाद, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात चल रही है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होता है, 273 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। यानी T1 कितना होगा, देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे T1 कितना होगा, 273 केल्विन होगा। क्लियर है क्या। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है कि एट व्हाट प्रेशर, कितने प्रेशर पे द अबव गैस विल ऑक्युपाई अ वॉल्यूम ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री। यानी कि T2 जो होगा वो क्या होगा, हमको टेम्परेचर केल्विन में लिखना है, ये बात भी आपको जानना है, टेम्परेचर किस में लिखना है, केल्विन में लिखना है। तो 27 डिग्री को क्या कर देंगे, 273 से क्या करेंगे, 273 से हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा कितना, 300 केल्विन। यानी T2 हमारा कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ओके, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा, 76 सेंटीमीटर Hg। ओके, Hg मतलब पारा यानी मर्क्यूरी। ओके, हमको क्या करना है, P2 हमको निकालना है, यानी कि प्रेशर, नेक्स्ट प्रेशर जो बाद में प्रेशर होंगे वो हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ओके, अब यहां पर P1 और V1 की वैल्यू हम लोग को पुट करना है, और P2 को निकालना है, V2 और देखिए P1 की वैल्यू बैठाना है, V1 की वैल्यू बैठाना है, V2 की वैल्यू बैठाना है, T1 की वैल्यू बैठाना है, T2 की वैल्यू बैठाना है। P2 की वैल्यू नहीं बैठा सकते क्योंकि उसको तो हमको निकालना है, तो पता ही नहीं है। तो P1 कितना है, 76, P1 कितना है 76,
ओके। अच्छा, V1 कितना है 273 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर 273 76 इंटू 273 बैठ गया। T1 कितना है 273 केल्विन। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे प्रेशर, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर में अगर T1 लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 273 केल्विन, केल्विन स्केल में, ठीक है। और अगर प्रेशर लिखे तो प्रेशर कितना होगा 76 सेंटीमीटर Hg। ओके, तो P1 हो गया 76, V1 हो गया 273 और T1 हो गया 273। देख लीजिए T1 कितना 273। ओके, P2 इसको तो निकालना होगा। V2 कितना देख लीजिए, V2 है हमारा 300 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 300 बैठ गया। और T2 देखिए 300 केल्विन है, तो यहाँ पर 300 बैठ गया। अब ये 300 कैंसिल हो जाएगा, 273 कैंसिल हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को 76, यानी कि रिक्वायर्ड प्रेशर कितना होगा 76 सेंटीमीटर Hg। ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर ना समझ में आए वीडियो को फिर से जो है बैक करके देखिए, फिर से आप एक बार नहीं आप बार बार देख सकते हैं। अगर फिर भी ना समझ में आप लोग मुझे जो है मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे 8250832952 में आप लोग कॉल करके मुझसे फिर से समझ सकते हैं, फिर से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन आप लोगों को बार बार कॉल नहीं करना है, हमेशा मैं फ्री नहीं रहता हूं, आप लोग बार बार ज्यादा कॉल नहीं कीजिएगा। और मैं अगर कॉल रिसीव कर लेता हूं तो ठीक है, आप लोग ज्यादा कॉल नहीं करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल 2019-2020 यानी MP 2019 और MP 2020 दोनों एग्जाम में लगातार आया है, तो ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, टू रेजिस्टेंस R1 and R2 when connected separately to the potential difference, it was seen that the current flowing through R1 was 6 times the current flowing through R2। बोलते R1 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 6 गुना है, ज्यादा है। किससे? R2 से। दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसको कनेक्ट किया गया क्या सेपरेटली टू द पोटेंशियल डिफरेंस से। तो देखा जा रहा है कि R1 रेजिस्टेंस से 6 गुना करंट क्या हो रहा है, ज्यादा फ्लो हो रहा है। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू R2 यानी R2 रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है R1 से कितना गुना ज्यादा हो रहा है, 6 गुना ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। ओके, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ R1 एंड R2। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट I करंट फ्लोज थ्रू R2। मान लेते हैं R2 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, R2 रेजिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट I करंट फ्लोज थ्रू R2 रेजिस्टेंस। मान लीजिए R2 रेजिस्टेंस से क्या करंट फ्लो हो रहा है I, और R1 से कितना 6 गुना ज्यादा, एंड 6I करंट फ्लोज थ्रू R1 से 6 गुना करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, तो R1 से कितना लिखे हैं पर 6I। ओके, तो बाई ओम्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू 6I R1। कैसे? हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या IR, ओम्स लॉ से, ठीक है। अब V का V तो लिख दिया, I कितना है, I है 6I R1 के लिए, R1 के I कितना है, I कितना है, I है 6I, ठीक है, और रेजिस्टेंस R1। तो यहां पर I 6I बैठ गया, रेजिस्टेंस R1। अगर यहां से V की वैल्यू R1 की वैल्यू निकाले हम लोग, R1 की वैल्यू, तो ये 6I कहां पे आ जाएगा, V के नीचे आ जाएगा 6I। तो यहां पर ये 6I क्या हो गया, नीचे आ गया, R1 की वैल्यू हो गया V/6I। ओके, अच्छा, अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह से V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अब R2 रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो V इक्वल टू IR, R2 रेजिस्टेंस से I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर I की जगह I ही रहेगा, और रेजिस्टेंस क्या है R2। ओके, तो V इक्वल टू R2 हो गया ओम्स लॉ के हिसाब से। तो R2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये I क्या होगा, V के नीचे आ जाएगा, यानी V/I हो जाएगा, ठीक है, V/I हो जाएगा। ओके, यानी यहां पर I नीचे आ जाएगा, तो R2 इक्वल टू V/I, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों रेजिस्टर के जो है यानी रेजिस्टेंस के जो है रेशियो निकालना है। तो देयरफॉर द रेशियो ऑफ R1 एंड R2, R1 की वैल्यू देखिए V/6I, R2 की वैल्यू क्या है, V/I। तो रेशियो निकालेंगे तो क्या देना है, इस2 देना है। तो R1 की वैल्यू V/6I और R2 की वैल्यू V/I, तो V/6I इज टू V/I। अब V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
आई आई नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब नीचे यहाँ पर क्या बचेगा 1/6 यहाँ पर क्या 1/1, नीचे कुछ भी नहीं तो 1। अब हमको क्या करना है, तिरछा गुना करना है इधर से, ठीक है, पहले इधर से करना है हमेशा, ठीक है। तो 1 से 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और अब इस इधर से करना है 6 से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा 6/6 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:6। क्या हो जाएगा 1:6। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो देखिए ये न्यूमेरिकल भी 2019 और 2020 में आ चुका है। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फॉर 2 बल्ब्स ऑफ 220 वोल्ट 60 वाट एंड 110 वोल्ट 60 वाट। इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोग को क्या करना है, रेजिस्टेंस के रेशियो निकालना है, ठीक है। तो फॉर बल्ब 1 वोल्टेज कितना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, पावर कितना है 60 वाट। ये जो वाट है किसके यूनिट है, पावर के। ये क्या है 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी V हो गया 220 वोल्ट और पावर हो गया क्या 60 वाट, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब 2 बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर R1 लिखा और यहाँ पर मैं क्या लिखा हूं R2, सेकंड बल्ब का, ओके। तो रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V²/P। P क्या है, पावर है, P क्या है, पावर है। पावर किस में लिखा है, वाट में। वाट कितने हैं 60 वाट, तो यहाँ पर 60 बैठ गया। और V क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, तो स्क्वायर होगा फॉर्मूला में, तो स्क्वायर की वजह से 220 इंटू 220, और पावर कितना 60, तो 60। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सेकंड बल्ब में, फॉर बल्ब 2। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 110 वोल्ट, देखिए 110 वोल्ट, और पावर कितने है 60 वाट, तो P हो गया 60 वाट। तो यहाँ पर R2 यानी कि सेकंड रेजिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा V²/P, ठीक है। तो 110 इंटू 110, क्यों 110 इंटू 110, क्योंकि V² है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 110, तो 110 इंटू 110, पावर कितने हैं 60, तो यहाँ पर बैठ गया क्या 60। अब हम लोग क्या करना है, दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे तो R1:R2, ये वैल्यू हटा देंगे R1 की और ये वैल्यू हटा देंगे R2 की, वैल्यू हटा दिए, बीच में 2 दे दिए। अब ये 60 नीचे कैंसिल हो जाएगा, 0 0 0 0, 11 1 11, 11 2 22, 11 1 11, 11 2 22, 2 2 4, 4:2 क्या हो जाएगा 1, ये 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, तो 4:2 क्या होगा 1 होगा। देयरफॉर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फॉर 2 बल्ब्स ऑफ 220 वोल्ट 60 वाट एंड 110 वोल्ट 60 वाट इज इक्वल टू 4:1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो ये न्यूमेरिकल जो आप देख पा रहे हैं ये भी 2020 में आया है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में आप लोग आ सकता है। तो चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 volt means, okay, what would be the current when the same bulb is connected to 110 volt means। बोलता है कि 1 एम्पियर करंट फ्लोज, 1 एम्पियर करंट क्या होता है फ्लो हो रहा है जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब को किससे जोड़ा जाता है, किससे कनेक्ट किया जाता है 220 वोल्ट वाले मेन से। अगर उसी सेम बल्ब को कनेक्ट किया जाता है 110 वोल्ट मेन से, तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है कि कितना करंट फ्लो होगा। 220 वोल्ट से जब कनेक्ट करते हैं तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। अगर हम लोग 110 वोल्ट से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो कितना करंट फ्लो होगा ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए करंट कितना है 1 एम्पियर गिवन दिया हुआ है, ठीक है, यहां पर हम लोग गिवन लिख सकते हैं। करंट कितना 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 वोल्ट। तो बाय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज IR, ओके। तो अगर यहां पर R की वैल्यू निकाले तो ये I क्या होगा, नीचे आ जाएगा V/I हो जाएगा, तो V/I हो गया। अब V कितना, V हमारा 220 वोल्ट है, तो V की जगह 220 बैठ गया। I कितना है, I हमारा 1 है, तो I की जगह पर क्या बैठ जाएगा 1 बैठ जाएगा, ओके। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 220 ओम होगा। ये तो 1 नीचे नहीं लिखना पड़ेगा ना, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 ओम हो जाएगा, ओके। अब R है हमारा 220 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 110 वोल्ट, ठीक है। हमको क्या करना है, करंट निकालना है। हम यहाँ पर R इसलिए निकाले क्योंकि हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। हमको V पता होगा, R पता होगा, तब हम करंट निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग को R पता हो गया, पहले R नहीं पता था, अब R पता हो गया, और V तो हम लोग को दिया हुआ कितना 110 वोल्ट, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं। तो R है 220 वोल्ट अभी हम लोग निकाले हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 110, I हमको निकालना है करंट।
तो आई निकालेंगे तो v इक्वल क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अगर आई निकाले तो आई इक्वल क्या होगा, ये आर नीचे आ जाएगा यानी वी बाई आर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा वी बाई आर। ओके, तो आई इक्वल टू वी बाई आर। अब v कितना है, v है हमारा 110 वोल्ट, तो 110 यहां पर बैठ गया। और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 220, तो 220 यहां पर बैठ गया। 0 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 0 0 अगर कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाने के बाद 11 1 11, 11 2 22। अब 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0. क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी हमारा करंट कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, करंट 0.5 एम्पियर, ये होगा हमारा आंसर। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो देखिए क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करना व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है, इज डिवाइडेड, उसको डिवाइड किया जाता है इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो 10 ओम है, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 5 ओम करके होगा। ठीक है, अच्छा, एंड कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कहां पर कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्या होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ओके, लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on। ओके, अगर 4-5 रजिस्टर हो तो 1 by R4, 5 हो तो 1 by R5। ओके, तो ये फॉर्मूला से क्या निकलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इस फॉर्मूला से क्या मिलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रही है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माध्यमिक 2018 में, ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग गिवन में लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 ओम है। ओके, नाउ डिवाइड, यहां पे ई होगा, नाउ डिवाइड इट, R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 5 ओम। देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो मैंने पहले ही बोला कि अगर 10 ओम है तो 2 हिस्सों में बांटा जाए, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 5 ओम करके होगा। तो R1 5 ओम एंड R2 5 ओम। ओके, वी नो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो पैरेलल में क्या था, 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। ठीक है, तो यहां पर जो है 2 ही रजिस्टर है, 2 ही रेजिस्टेंस है, तो 1 by R1 प्लस 1 by R2। अब ये R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 5 ओम, तो यहां पर 5 बैठ गया। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 5 ओम, देखिए तो यहां पर भी क्या बैठ गया, 5 बैठ गया, दोनों जगह 5 बैठ गया। ओके, तो अब 1 by R इज इक्वल टू, देखिए 1 by 5 प्लस 1 by 5 क्या हो जाएगा, 2 by 5 हो जाएगा। ओके, हम लोग 5 और 5 ये दोनों का एलसीएम लेकर के भी हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, तो 1 by 5 प्लस 1 by 5 2 by 5 हो जाएगा। ओके, तो अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इधर से इधर और इधर से इधर, तो 2 और R को गुणा करेंगे तो 2R, इधर से 5 1 5 हो जाएगा। ओके, अच्छा, ओके, अब R इक्वल क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2.5 ओम। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। यहां पर होना चाहिए देयर। ओके, तो देयर आर 260 watt lamps and 280 watt fans in a house. The lamps and fans run 5 hours daily. Find out the expense in a month if an unit of electricity costs ₹5. Assume 1 month is equal to 30 days. तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो जो है 60 वाट के लैंप्स हैं और दो 80 वाट के फैंस हैं। दोनों को क्या किया जाता है, डेली क्या जाता है, रन किया जाता है, मतलब डेली उसको चलाया जाता है। कितने घंटा करके, 5 घंटा करके। ओके, हमको क्या ना फाइंड आउट द एक्सपेंस इन अ मंथ। हम लोगों को जो कितना खर्च होंगे, इलेक्ट्रिक बिल कितना आएगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। फाइंड आउट द एक्सपेंस इन अ मंथ इफ एन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट
₹4। मतलब 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है ₹4, तो 1 महीना का कितना खर्च होगा वो हम लोग को निकालना है। एज्यूम 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, 1 महीना हम लोग को 30 दिन का मानना है। तो सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं टोटल पावर ऑफ ऑल अप्लायंसेस। देखिए यहाँ पर कितने अप्लायंसेस है, 2 बल्ब है और 2 फैन है, यानी कि 4 टोटल हो गया। तो बल्ब जो है, सॉरी बल्ब नहीं लैंप्स है, तो लैंप जो है 60 वाट का है, 2 है तो 2 × 60, ओके। और फैन जो है 80 वाट का है तो 2 × 80, ओके। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिलेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मिल जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 280 वाट, टोटल पावर ऑफ ऑल अप्लायंसेस, ओके, 280 वाट। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग को किलोवाट आवर निकालना है। तो किलोवाट आवर कैसे निकलेगा, पावर को जो है टाइम के साथ गुना कर देना है। देखिए टाइम जो है वो 5 घंटे डेली यूज होता है, तो 5 × 30, 30 क्यों, क्योंकि 30 दिन यूज हो रहा है, तो इंटू 30। और अगर 1000 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, किलोवाट आवर। यानी अगर पावर और टाइम को अगर जो हम आवर्स में लिखे घंटा में, तो पावर की यूनिट W यानी वाट और घंटा यानी H, तो दोनों गुना करेंगे तो WH यानी वाट आवर बन जाएगा। और अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा किलोवाट आवर। और जितना किलोवाट आवर होगा उतने क्या होंगे, यूनिट होंगे। क्या होंगे बोलिए, यूनिट होंगे। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसको BOT भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, BOT भी कहा जाता है, ओके। अच्छा, तो पावर इंटू टाइम, टाइम कितना 5 आवर्स पर डे यूज हो रहा है। 30 दिन का जो हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, एक्सपेंस निकालना है, तो 5 × 30 हो गया। अब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, किलोवाट आवर, ओके। आप लोग किलोवाट आवर निकालना जानते हैं, ओके। तो डिवाइड बाय 1000 हो गया। अगर ये सब को अगर कैंसिल करेंगे तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना, 42, यानी 42 किलोवाट आवर मिलेगा। तो 42 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 42 यूनिट्स, ओके। अब फॉर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ₹4, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट जो है वो ₹4 है। तो हमारे पास कितने यूनिट है, 42 यूनिट्स। तो 42 को हमको किससे गुना कर देना है, 4 से गुना कर देना है। टोटल हम लोग क्या मिल जाएंगे, एक्सपेंडिचर मिल जाएंगे। तो देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर इन अ मंथ 42 × 4, तो कितना मिल जाएगा, 168, ओके। ये हो गया आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और ये क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2017 में आया है, ठीक है, माध्यमिक में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 440 ओम इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट मीन्स for 10 hours find the amount of electrical energy consumed in BOT। BOT का मतलब kWh, किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर जितना होंगे उतना क्या होंगे, यूनिट होंगे। यानी हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है BOT में, यानी कि kWh में, किलोवाट आवर में, ओके। इन अ मंथ, 1 महीना का, ठीक है। एज्यूम 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, ओके। तो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस दिया है 440 ओम, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 440 ओम, ओके। और वोल्ट कितना दिया, 220 वोल्ट, ओके। तो टाइम, और टाइम भी दे दिया, टाइम कितना है 10 आवर्स, तो टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स, ओके। अब बीओटी निकालना है, तो बीओटी निकालने के लिए देखिए मतलब किलोवाट आवर अगर हम लोग निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट, कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, ओके। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो पावर इंटू क्या होना चाहिए, टाइम, डिवाइडेड बाय क्या हो जाना चाहिए, 1000। तो पावर तो हमको दिया नहीं है ना, पावर तो हमको निकालना पड़ेगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V²/R। V मतलब वोल्टेज, R मतलब रेजिस्टेंस। तो V कितना है, 220 वोल्ट। देखिए यहां पर, तो यहां पर 220 इंटू 220, क्यों 220 इंटू 220, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, डबल हो जाएगा। R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना 440 वोल्ट, सॉरी 440 ओम, तो 440 ऊपर हो गया। अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, 110 वाट। कैंसिल करके दिखाओ क्या, नहीं दिखाना पड़ेगा, चलिए दिखा देता हूं। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 2 22, 11 4 44, ओके। 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 1 2 2 1 2, कितना मिलेगा देखिए 110 मिलेगा। तो हम लोग कितना मिल जाएगा, 110 वाट, ओके। अब यहां पर देखिए आप लोग, हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को बीओटी में निकालना है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होंगे उसको बीओटी में निकालना है, यानी कि किलोवाट आवर में निकालना है। तो बीओटी में निकालने के लिए क्या करना है, पावर इंटू टाइम करना है। तो पावर इंटू टाइम, टाइम डेली जो यूज हो रहा है वो 10 आवर्स यूज हो रहा है, ठीक है। कितना, 10 आवर्स, ओके। अच्छा, इंटू 30 क्यों, क्योंकि 1 मंथ का निकालना है। तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज एज्यूम करना है। वो बोल देगा
क्वेश्चन में कि 1 मंथ कितना पकड़ना है, 30 दिन या 28 दिन या 31 डेज। ओके, तो यहाँ पर एज्यूम करने वाला कितना, 30 दिन, ज्यादातर 30 दिन ही माना जाता है। ओके, तो अब अगर हम लोग देखें, देखिए तो पावर इंटू टाइम हो गया, नीचे 1000, ये किस में मिलेंगे हम लोग, किलोवाट आर में, यानी बीओटी में मिलेंगे। तो जितना बीओटी होगा उतना क्या होगा, उतना यूनिट होगा। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा, तो 11 3 या 33, यानी 33 यूनिट्स पर मंथ होगा बीओटी। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल पे जो है पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को ओनली 10 रुपीज जो है पे करना होगा। ओके, ओनली 10 रुपीज, 10 रुपीज में आपको न्यूमेरिकल पे पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, 10 रुपीज पे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के पीडीएफ मिल जाएगा। आपको जो है 8250832952 इस नंबर पे ओनली कितने, 10 रुपए, 10 रुपए फोन पे या गूगल पे या किसी तरह से आपको पेटीएम वगैरह करके आपको उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि 2017 में आ चुका है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप लोग देख सकते हैं, अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल। देखिए मेटल वायर उसको स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, तो उसका लेंथ क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, और उस मेटल वायर के जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। तो देखिए अगर खींच के लंबा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके, तो 6 ओम का वायर है उसको खींचा जा रहा है और लेंथ डबल हो जाता है। ठीक है, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, पहले वाले लेंथ से डबल हो जाता है। ठीक है, व्हाट वुड बी द फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होंगे वो हमको निकालना है। देखिए वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस और लेंथ ये दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, तो आर अगर एल लेंथ बढ़ाए तो क्या होंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेंगे। अगर हम लोग लेंथ को और भी बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस और ही बढ़ेंगे। ओके, यानी कि रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आर वेर इज एल। तो सर अगर इनवर्स रिलेशन हो तो आप लोग जानते ही होंगे, इनवर्स अगर होता तो 1/L में लिखते इस फॉर्म में, यानी अगर लेंथ बढ़ता तो रेजिस्टेंस घटता। तो ऐसा तो नहीं है, रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, रेजिस्टेंस और लेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, इसीलिए यहां पर हम लोग क्या लिखे हैं, आर वेरीज एल। ओके, तो अगर आर इज इक्वल टू, देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाना चाहे तो इक्वल टू साथ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल टू आर क्या ले लिया, कांस्टेंट। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आर इज इक्वल टू के इंटू एल, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो लेंगे ये इसके साथ क्या होगा, गुना होगा, तो के इंटू एल हो गया। अब अगर के की वैल्यू निकाले तो ये एल जो है आर के नीचे आ जाएगा, तो आर बाय एल इज इक्वल टू के हो जाएगा। और ये के क्या है, ये के है कांस्टेंट, तो आर बाय एल इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब अगर हम आर की वैल्यू मान ली कुछ भी करें, ठीक है, आर बाय एल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आर की वैल्यू अगर हम लोग कुछ भी कर दे, आर की वैल्यू हम लोग मान लीजिए यहाँ पर R2 है, तो यहाँ पर मान लीजिए L2 है, ये भी क्या होगा, ये भी देखिए R बाय एल मतलब रेजिस्टेंस और लेंथ का डिवीजन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस कुछ भी कर दे, लेंथ कुछ भी कर दे तो ये क्या मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। ओके, माइंड में ये बात बैठा लीजिए कि रेजिस्टेंस और लेंथ का डिवीजन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब R1 जो है वो 6 ओम है, रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। ओके, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। ओके, तो R1 6 ओम, लेंथ को मान लेते हैं वो x है। ठीक है, लेंथ कितना है, x सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेट लेंथ कितना, x सेंटीमीटर, और अगर स्ट्रेच किया जाता है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x सेंटीमीटर। स्ट्रेच करने पर लेंथ कितना हो जाएगा, 2x सेंटीमीटर। ओके, तो लेंथ को हम लोगों ने क्या मान लिया, लेंथ को मान लिया हम लोग x, और L2 क्या हो जाएगा, स्ट्रेच करने पर 2x, डबल हो जाता है ना लेंथ स्ट्रेच करने पर, खींचने पर। तो अब हम लोग जानते हैं कि R1 बाई L1 यानी R बाई यानी रेजिस्टेंस बाई लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम R की वैल्यू ये मान लीजिए R1 है, L1 है, अब मैं R2 लिया, मैं L2 लिया, तो ये दोनों क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होंगे और ये भी कांस्टेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों जो है बराबर है R1 बाई L1 इज इक्वल टू R2 बाई L2। तो इसी तरह से R1 बाई L1 इज इक्वल टू R2 बाई L2, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू, R1 की वैल्यू पुट करेंगे। R1 कितना है 6 ओम है, तो 6 बैठ गया यहाँ पर। L1 कितना है x है। ओके, और L2 जो है वो 2x है। L2 कितना है, देखिए यहाँ पर L2 जो है वो 2x है, L1 जो है वो x है। ओके, तो बैठ गया। R2 हमको क्या करना है, निकालना है। ओके, R2 हम लोग निकालना है, तो अब यहाँ पर नीचे x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और R2 के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब नीचे 1 बचा, तो R2 के साथ 1 को गुना तो R2 होगा, 6 के साथ 2 को गुना तो 6 2 12, यानी R2 कितना हो गया 12, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा 12 ओम। ये होगा आंसर। क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलिए, या आप जो है मेरे कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम करता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को जरूर भेजूंगा। ओके।